everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to continue with our chapter Marketing of Agricultural Produce. So let's start. Farmers generally keep a part of the produce for themselves and sell the remaining part in the market. But usually they are unable to get the best value for their produce due to the presence of layers of middlemen in the market. These middlemen buy the food grains at a low cost from the farmers and sell them to others at much हायर रेट्स. ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, फार्मर्स जो जो अपना प्रोड्यूस करते हैं, जो भी वो फार्मिंग के थ्रू उनके पास में जो आता है, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, वो उनका उसका कुछ पार्ट जो है वो अपने लिए रखते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो मार्केट में सेल करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं. यूजुअली उनके पास में ऐसा होता है कि उनको अपने प्रोड्यूस की सबसे अच्छी वैल्यू, बेस्ट वैल्यू जो है वो नहीं मिल पाती. क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि बीच में क्या है, मार्केट और उनके प्रोड्यूस जो जब जाता है उनका, तो बहुत सारे मिडिल मैन रहते हैं. मीन्स कोई अलग अलग लोग रहते हैं जो कि क्या करते हैं, पहले जैसे कि मिडिल मैन है तो किसी जिसको भी फार्मर ने जिसको भी दिया, वो वहां पर उनसे क्या करता है, कम वैल्यू में प्रोड्यूस को ले लेता है और उसके बाद में फिर जब वो बाहर दूसरी जगह जाकर उसको बेचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे बेचता है ताकि उसको भी प्रॉफिट हो सके, ताकि जो मिडिल मैन है उसको प्रॉफिट हो सके. तो मिडिल मैन को प्रॉफिट होने की वजह से जो फार्मर रहते हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है और उनकी बेस्ट वैल्यू जो है वो उनको नहीं मिल पाती है. In order to resolve the problem, the government now fixes the minimum support price for different agricultural products and is also making efforts to strengthen the farmers' markets or mandis. In these mandis, the farmers can sell their agricultural produce through open auction and don't have to pay the middleman. ठीक है, अब इस ऑर्डर को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये जो मिडिल मैन वाली जो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी जो है उसको फिक्स कर दिया. मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको फिक्स कर दिया है और हर एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए जो एमएसपी है वो अलग अलग है. और साथ में जो मंडी है और मार्केट्स जो है उनको बनाने में, उनको स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट लगा रही है ताकि जो मिडिल मैन वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता था वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाए, ख़त्म हो जाए और फार्मर्स डायरेक्टली जाकर मंडी पे सेल कर पाए, ना कि किसी मिडिलमैन के थ्रू सेल कर पाए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, फिर एमएसपी एक बार डिसाइड होने के बाद में फार्मर्स को काफ़ी फायदा पहुंच रहा है. The agricultural produce is auctioned in this government mandis after assessing the quality of the commodity. The auctioned rates of the agricultural commodities cannot at less than the minimum support price. If the government had not organized this mandis, the farmers would have been forced to sell their produce in the open market at much lower prices, and middlemen would have made all the profit. The minimum support price means the minimum purchasing price of different crops declared by the government. No one can buy the produce at a price lower than the minimum support price from the farmers. Therefore, sometimes the government itself makes arrangements through village cooperative societies for the purchase of crops so that farmers can get this declared price. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको ऑक्शन किया जाता है, उसको मतलब गवर्नमेंट में जो मंडीज रहती है ऑक्शन, उनको क्या किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है. अब यहाँ पर उसके पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जो प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको उसकी क्वालिटी को देखा जाता है और उसके बाद में फिर एक प्राइस जो है उसके हिसाब से ऑक्शन में उनको मिलता है. ठीक है, अब ये जो ऑक्शन का जो रेट रहता है वो एमएसपी से कम नहीं हो सकता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम नहीं हो सकता, हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेगा. गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करती है मंडीज में फार्मर्स के लिए कि वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सके. अगर वो पहले की तरह ओपन मार्केट में अपने प्रोड्यूस को सेल कर रहे होते तो मिडिल मैन को भी क्या मिलता, प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पर. लेकिन अब वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मंडी पे अपने अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू डायरेक्ट प्रॉफिट जो है वो उनको मिलता है. अब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कोई भी चीज़ का, कोई भी क्रॉप का एक मिनिमम परचेसिंग प्राइस है. मीन्स इससे कम तो आप क्या है नहीं खरीद सकते फार्मर से, ये उनका क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है. और कोई भी इस वैल्यू से कम, जो भी गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है उस वैल्यू से कम जो है कम प्राइस में नहीं खरीद सकता, कोई भी जो फार्मर्स हैं उनको उनसे नहीं खरीद सकता. ये जो है कुछ कुछ समय पे क्या होता है, हमेशा जो गवर्नमेंट रहती है हर साल एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अरेंज करती है फार्मर्स के लिए.
कभी कभार गवर्नमेंट जो है वो खुद अरेंजमेंट्स करती हैं विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में और अलग अलग क्रॉप्स को परचेस करने के लिए फार्मर से, ताकि उनको डिक्लेयर्ड प्राइस में जो भी उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया डिक्लेयर किया है उस प्राइस पे उनको सामान जो है वो मिल सके। रोल ऑफ क्रेडिट इन फार्मिंग। In order to do farming, a farmer needs to buy seeds, manure, and hire tractors for tilling, arrange for irrigation, etc. Farmers do not have sufficient money to buy all this, so they have to borrow money to take a loan and prepare for farming. This loan or borrowing is known as credit. This has to be returned after the harvest. अब देखिए, फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स को अलग अलग चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, अलग अलग चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हो गया सीड्स हो गए, ठीक है, बीज हो गया, मैन्योर हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए। और मतलब ट्रैक्टर्स को उनको क्या करना पड़ता है, अगर उनके पास में ट्रैक्टर है तब तो ठीक है, नहीं है अगर उनके पास में ट्रैक्टर तो वो क्या करते हैं हायर करते हैं, कुछ टाइम के लिए हायर करते हैं और फिर जो भी उनको करना है जैसे कि टीलिंग हो गया, इरिगेशन अरेंजमेंट हो गया, या कोई भी चीज़ें हैं वो उनको वो हायर करके अरेंज करते हैं। फार्मर्स के पास में उतने सफिशिएंट पैसे जो है वो नहीं होते इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है अपनी फार्मिंग करने के लिए। और ये जो लोन है और ये लोन और जो लोन लेते हैं वो या फिर किसी से भी पैसे बोरो करते हैं उसे कहा जाता है आपका क्रेडिट। और इनको क्या करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग होने के बाद में ये पैसे को रिटर्न करना पड़ता है। इंडिया फार्मर्स गेट क्रेडिट इन टू वेज, ठीक है, इंडिया के जो फार्मर्स है वो दो तरीके से क्रेडिट उनको मिलता है, एक तो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। देखते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है। दिस इज अ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स। विद द हेल्प ऑफ दिस क्रेडिट फैसिलिटी फार्मर्स कैन अवेल facilities like loan at low interest rates. For example, use of Kisan credit cards or loans for farming equipment at subsidized rate and loans for purchasing seeds, fertilizers, etc. This credit facility is known as institutional credit because they have to follow the rules and regulations laid out by government, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है, जो भी क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है वो आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स पे आ जाता है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या बैंक हो, तो ये आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में आ जाएगा। ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, फार्मर्स को लोन्स हो गए या मतलब फार्मर्स को लोन्स जो है लोन्स कम से कम इंटरेस्ट पे देने के लिए ये सारे जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई गई है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो भी क्या है इसी स्कीम के अंदर में है। लोन फॉर फार्मिंग इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भी लोन्स मिलते हैं, कुछ सीड्स खरीदने के लिए भी उनको लोन्स दिए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स के लिए लोन्स दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप है जिसमें उनको लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं कम से कम इंटरेस्ट पे। ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है इसी को कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, क्योंकि इनको जो गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं उनको इनको फॉलो करना पड़ता है। In India, usually medium and large farmers have access to this credit card facility because small or poor farmers are usually unable to furnish the collateral security required for credit. Loans are not provided without some security so that the institutions can recover their money in case of default. Moreover, there are legal documents and formalities required to get credit. Therefore, small or poor farmers don't have access to facilities like institutional credit, ठीक है। क्या होता है, इंडिया में यूजुअली मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स जो रहते हैं उनके पास में ये क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि स्मॉल और पुअर फार्मर्स जो रहते हैं उनके पास में जो सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, लोन लेने के लिए जो उनको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जो कोलैटरल सिक्योरिटी उनको देनी पड़ती है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और लोन्स जो है वो कुछ सिक्योरिटी देने के बाद में ही, इंस्टीट्यूशन को जब आप कोई एक सिक्योरिटी दोगे तभी क्या देती है वो लोन दे सकती है। क्यों वो सिक्योरिटी देती है, तो अगर अगर उनका जो उनकी फार्मिंग है वो कभी क्या हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई, किसी वजह से नुकसान हो गया उनको, तो ऐसे केस में जो इंस्टीट्यूशन है उनको उनके जो पैसे हैं वो रिकवर हो पाए, इस वजह से उनको क्या है एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जैसे कि लैंड हो गया या ऐसा कुछ, लैंड हो गया या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो उनको वहाँ पर सबमिट करने पड़ते हैं ताकि उनको वहाँ से लोन मिल सके, ठीक है। और साथ में
और क्या होता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और जो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, वो स्मॉल और पुअर फार्मर्स जो हैं वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते और उस चीज़ में एक्सेस नहीं कर पाते सारी फैसिलिटीज़ का। तो इसलिए वो मतलब उनकी जो फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड होती है डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से या फिर जो फॉर्मेलिटीज़ है वो नहीं पूरी कर पाने की वजह से उनको ये जो फैसिलिटी है उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, farmers who are unable to procure institutional credit have to borrow money or take loans from traders, large farmers, money lenders, friends, and relatives. The lenders take advantage of this and give loans to such farmers at very high interest rate. This credit dealings are carried out on the basis of mutual understanding and oral promises. There is no paperwork, legal formality, or government rules involved in this. Therefore, it is known as non-institutional credit. ठीक है, अब क्या है, फार्मर्स जिनके पास में क्या है, जो कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं और लोन्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल मतलब ये बैंक वगैरह से जो लोन नहीं ले पा रहे हैं, वो क्या करेंगे पैसे के लिए, तो वो जो है वो ट्रेडर्स से या फिर बड़े बड़े फार्मर्स से, मनी लेंडर्स से, फ्रेंड्स या रिलेटिव से क्या करते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं। अब ये जो लेंडर्स हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उनको लोन देते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर। और ये जो उनका जो क्रेडिट रहता है उसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ओरल प्रॉमिस मीन्स जो बोल दिया वो हो गया। और आपसी में जितना मतलब आपस में वो जितना समझ पाते हैं उसी के बेस पे यहाँ पर उनको पैसे जो हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। कोई और यहाँ पर कोई भी पेपर वर्क नहीं होता और कोई भी यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटी जो है या फिर जो गवर्नमेंट जो रूल्स देती है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए इसे कहा जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। आफ्टर स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया वी अंडरस्टैंड दैट लार्ज फार्मर्स कैन इजीली प्रोड्यूस institutional credit, whereas poor farmers who don't have money and other facilities for farming don't easily get institutional credit। ठीक है, देखिए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया का। अब यहाँ पर हमको समझ में आता है कि जो लार्ज फार्मर्स है वो आसानी से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का फ़ायदा उठा लेते हैं और वहीं जो पुअर फार्मर्स हैं उनके पास में मनी पैसा नहीं होने के बावजूद जो अदर फैसिलिटीज़ जो है फार्मिंग के लिए वो नहीं होने के कारण वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का फ़ायदा नहीं उठा पाते। We can understand the sources of credit for the rural families in India in the year 2012 by looking at the following pie charts. Through this pie charts, we can also find out the percentage of rural फैमिलीज हु प्रोक्योर इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ठीक है, देखिए हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पढ़ लिया, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ से उनके पास में पैसे आ सकते हैं रूरल फैमिलीज के लिए। 2012 की बात है, ठीक है, 2012 का ये पाई चार्ट आपको नीचे में दिया हुआ है और इस पाई चार्ट में आपको बताया गया है कि कौन सी रूरल फैमिलीज जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेती है और कौन सी नहीं लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं है ये चीज़ें, ये जो पाई चार्ट है आपका अच्छे से क्लियर नहीं है, तो आप इसको अपने कॉपी में देख लीजिएगा। जो ये कलर है वो आपको दिखा रहा है कि जो गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स हैं वो कितने हैं और गवर्नमेंट और अदर फॉर्मल सोर्सेज से उनको कितने मतलब कि कितना उनका क्रेडिट जो है वो होता है। फिर वहीं पर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का भी यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नॉन एग्रीकल्चरल जॉब अपॉर्चुनिटीज़। At the time of independence, farmers produced food grains mainly for their own consumption and sold a limited portion of the produce in the market. However, now farming has been commercialized. Farmers buy equipment needed for farming, such as tractors, tube wells, harvester, and also purchase inputs such as electricity, fertilizers, seeds, etc. As we mentioned earlier, they need credit for this. A large portion of the total produce is now sold in the market, partly to repay back the credit and collect money for their family requirements। अब देखिए, इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर अगर हम आज का टाइम देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो फार्मर्स थे वो सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए अपने लिए ही क्या करते थे, फूड ग्रेन्स बना मतलब फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे और उसका थोड़ा सा ही पार्ट, एकदम लिमिटेड पार्ट ही जो है वो मार्केट में बेचते थे। लेकिन उसके बाद में जो फार्मिंग है वो अब क्या हो गई, कमर्शलाइज्ड हो गई है। फार्मर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अब अपना प्रोड्यूस जो है वो करने लगे हैं। फार्मर्स इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स खरीदते हैं जो भी उनको फार्मिंग के लिए उनको जितनी भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ट्यूबवेल्स हो गए, हार्वेस्टर, और इनपुट्स भी वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, ठीक है, ये भी चीज़ें वो जो है वो खरीदते हैं। और फिर उसके बाद में
वो अपनी फार्मिंग में उस चीज़ को लगाते हैं। जो भी उनके पास में जो भी पैसे आते हैं, जो भी बेचने के बाद में जो उनके पास में जो पैसे आते हैं, उन मतलब जो भी उनके पास में जो प्रोड्यूस आता है, ठीक है, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूस आता है, उसका काफ़ी ज़्यादा लार्ज पोर्शन जो है वो क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। और उसके बाद में जो उनके जो क्रेडिट रहता है, ठीक है, जो भी उन्होंने क्या लिए रहते हैं, फार्मिंग के टाइम पे पैसे लिए रहते हैं, उनको रीपे करते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ पैसा रहता है उसको वो अपने पास रखते हैं अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। Other allied sectors related to agriculture, such as dairy production, fishery, and forestry, etc., fulfill the other needs of people. Most people in rural India are either small farmers or laborers. They usually don't find work in agricultural sector throughout the year. As a result, this small and poor farmers works on the field only during the important period of farming, such as tilling of land, sowing of seeds, and harvesting of crops. In their free time, they do other odd jobs such as labor work, selling vegetables in the local markets, brick making, and construction of houses to earn their income. Even though these non agricultural jobs are increasing in number, they only provide irregular and uncertain work opportunities and do not provide stable income of the people. Development can happen for everyone only when we attempt to find solutions of these challenges. देखिए, फार्मिंग के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा जो बाकी के जो अलाइड सेक्टर्स हैं वो है आपका डेयरी प्रोडक्शन, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये सब की जो है वो बाकी के जो नीड्स रहते हैं लोगों के वो उसको फुलफिल कर लेते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो या तो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर लेबरर्स हैं, तो उनके पास में पूरे साल में जो है काम नहीं रहता है। सिर्फ उनके पास में जो जब उनको हार्वेस्टिंग करनी है, ठीक है, सीड्स लगाने हैं, टिल्टिंग करना है, उस वक्त पे उनके पास में जॉब जो है वो रहता है, मतलब काम रहता है। तो बाकी के जो फ्री टाइम रहते हैं उनमें या तो वो लेबर वर्क करते हैं या फिर सब्जी बेचते हैं, सेलिंग वेजिटेबल्स करते हैं, लोकल मार्केट्स पे जाके ब्रिक बनाने का काम करते हैं, ठीक है, ईंटा बनाने का काम करते हैं, या फिर हाउसेस के कंस्ट्रक्शन पे जाकर वहाँ पर काम करते हैं ताकि उनको कुछ पैसे जो है वो मिल पाए। उसके बावजूद, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स हैं, और नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और एक इरेगुलर और अनसर्टन वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों को मिल रही हैं। और एक कोई भी स्टेबल जॉब, ठीक है, एक कोई भी स्टेबल इनकम लोगों के पास में नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो तभी हो सकता है सभी लोगों के लिए जब हम उस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे कि ये जो चैलेंजेस है उनका सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिल पाए। देखिए, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास पे हम अपने दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। थैंक यू।